तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान खंड में विचार चल रहा है लिंग का। तो अनुमान का लक्षण करने के बाद अनुमितिकरणम अनुमानम, फिर वो अनुमान कौन है तो बता दिया लिंग परामर्श यही अनुमान है, वो करण है, चाहे वो स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, दोनों के लिए भी करण यदि कोई है तो लिंग परामर्श है। इसलिए लिंग परामर्श ही क्या है जी, अनुमान है, ये बात को बताया था। फिर वो लिंग तीन प्रकार का कहा, कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। बराबर। उसमें से पहला जो है अन्वय व्यतिरेकी, उसका लक्षण कर दिया मूल में। क्या लक्षण किया था? अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। सीधा सरल अर्थ क्या हो जाता है? जो हेतु अन्वय व्याप्ति से भी युक्त हो और व्यतिरेक व्याप्ति से भी युक्त हो, उसको बोलेंगे क्या? अन्वय व्यतिरेकी। जैसे उदाहरण दिया था पर्वतो वन्यमान धूमा, यहाँ पर धूम हेतु अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि उस धूम पर अन्वय व्याप्ति भी रहती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी रहती है। अर्थात अन्वय व्याप्ति वाला है वो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है। इसका मतलब वो क्या हुआ? अन्वय व्यतिरेकी। तो अन्वय व्याप्ति वाला कैसा है तो उसके लिए बताया था यत्र धूमा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। इस नियम का खंडन नहीं है, एक अन्वय व्याप्ति का आकार है, साचा दिया। और इस नियम का बात न होने के कारण धूम अन्वय व्याप्ति वाला है, ये बात बता दी। और व्यतिरेक व्याप्ति भी उसमें है, इस बात को द्योतित करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए व्यतिरेक व्याप्ति का भी अभिनय बताया। क्या बताया था? यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। मतलब जहाँ वन्य नहीं है, अर्थात वन्य का अभाव है, तो यत्र वन्याभावः तत्र धूमाभावः है कि नहीं? ये नियम, इस नियम का भी कहीं पर भी बाध नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि धूम हेतु व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है, अर्थात अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों व्याप्ति वाला धूम हेतु होने के कारण धूम कैसा हुआ? अन्वय व्यतिरेकी हुआ। अब इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं पदकृत्य में। ठीक है जी, तो चलिए पदकृत्य। अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम आह। अन्वय व्यतिरेकी हेतु का लक्षण किया है मूल में। किस पंक्ति के द्वारा? अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। हो गया। अन्वयेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया। व्यतिरेकेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है उसका क्या अर्थ करना है, तो पदकृत्यकार लिख रहे हैं तृतीयायाः प्रयोज्यत्वम अर्थः। तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या करना है? प्रयोज्य। समझ में आया जी? तो देखिए मूल में अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण किया है। क्या किया है बोलो? अन्वयेन तृतीय है ना, तो अन्वय शब्द वैसा ही रखना है और तृतीय विभक्ति का अर्थ कर दिया प्रयोज्य। तो वहां पर तृतीया को हटाकर प्रयोज्य ऐसा शब्द लिख देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा फिर? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत। उसी प्रकार व्यतिरेकेन, यहाँ पर भी तृतीया है तो वहां पर भी क्या बन जाएगा? व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। समझ में आया? लिख लीजिए आप थोड़ा सा कॉपी पर, पहला मूल का लक्षण लिखिए। अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत्। अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है।
तो चलिए, तो अब अन्वयेन, ये जो पद अन्वयेन, उसमें तृतीया के नीचे अधोरेखा, पूर्ण शब्द के नीचे नहीं, अन्वयेन नहीं, अंतिम अंतिम, अन्वयेन तृतीया, उसके नीचे अधोरेखा, और नीचे खड़ा बाण खींचकर अर्थ लिखना है प्रयोज्य। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार व्यतिरेकेन, यहां पर भी तृतीया है कि नहीं? तो वहां पर भी व्यतिरेकेन, इस शब्द में जो अंतिम तृतीया है उसके नीचे, तृतीया के नीचे अधोरेखा, इनके नीचे तृतीयेन, फिर खड़ा बांध देकर लिखना है प्रयोज्य हुआ। अब उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे क्या? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। अन्वय व्यतिरेकी। समझ में आया कि नहीं? चलो, वो कापी पर लिखा हुआ मूल का लक्षण क्या लिखा है आप लोगों ने? हुआ कि नहीं? अन्वयेन, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अन्वयेन, अन्वयेन व्याप्तिमत, व्यतिरेकेन व्याप्तिमत। अन्वय व्यतिरेकी मूल का लक्षण क्या क्या? अन्वयेन व्याप्तिमत, व्यतिरेकेन व्याप्तिमत, ऐसा अर्थ निकला अन्वय व्यतिरेकी। वहां पर अन्वयेन तृतीया है और तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या कर दिया? प्रयोज्य। व्यतिरेकेन यहाँ पर भी क्या है? तृतीया है और तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या कर दिया? प्रयोज्य। उसके बाद फिर क्या लक्षण बना? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, अन्वय व्यतिरेकी। बोलो एक बार। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, अन्वय व्यतिरेकी। समझ में आया कि नहीं? अन्वय व्यतिरेकी का क्या बन गया? लक्षण। बोलो एक बार। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, अन्वय व्यतिरेकी। हो गया ना? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत, अन्वय व्यतिरेकी। बात समझ में आया? अब अन्वय किसको कहेंगे और व्यतिरेक किसको कहेंगे, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि लक्षण तो बन गया। अन्वय प्रयोज्य, अन्वय से होने वाली, ध्यान दीजिए, अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत मतलब अन्वय से, अन्वय को निमित्त करके होने वाली जो व्याप्ति, उस व्याप्ति वाला हो हेतु। और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत मतलब व्यतिरेक से होने वाली जो व्याप्ति है कि नहीं, व्यतिरेक को निमित्त करके होने वाली जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति वाला जो रहेगा हेतु, उसको बोलेंगे क्या? अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी हेतु क्या बोलेंगे? लक्षण किसका चल रहा है? अन्वय व्यतिरेकी का। हेतु के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। लक्षण किसका चल रहा है? अन्वय व्यतिरेकी का। किसको बोलेंगे अन्वय व्यतिरेकी? जो अन्वय से होने वाली व्याप्ति वाला हो, अर्थात अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। व्यतिरेक के निमित्त से होने वाली जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति वाला भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। तो बोलेंगे भाई अन्वय के निमित्त से होने वाली व्याप्ति, पहले अन्वय क्या है ये हमको पता नहीं, व्यतिरेक क्या है ये हमको पता नहीं है, तो उसको स्पष्ट कर रहे पदकृत्य में। देखिए, तृतीयायाः प्रयोज्यत्वम् अर्थः, इतना पंक्ति मिली। आगे देखिए, साध्य साधनयोः साहचर्यम् अन्वयः। बोलो। साध्य साधनयोः साहचर्यम् अन्वयः, तद अभावयोः साहचर्यम् व्यतिरेकः। बता दिया, अन्वय भी बता दिया, व्यतिरेक भी बता दिया।
अन्वय किसको कहते भाई? साध्य साधन। साधन का मतलब होता है हेतु। अनुमान में एक साध्य होता है, एक हेतु होता है, साधन होता है। समझ में आया कि नहीं? पक्ष होता है, साध्य होता है, हेतु होता है और दृष्टांत होता है। बराबर। उसमें साध्य और साधन इनका जो साहचर्य, साथ साथ रहना, इसका नाम है क्या? अन्वय। ठीक है ना? और व्यतिरेक किसको बोलेंगे फिर? उसका उल्टा। साध्य नहीं लेना, साध्य नहीं लेना, हेतु भी नहीं लेना, दोनों का अभाव लेना। क्या लेना? दोनों का अभाव। तद अभावयो, मतलब साध्य का अभाव, साधन का अभाव, उन अभावों का साहचर्य, उस साहचर्य को बोलते हैं क्या? व्यतिरेक। ध्यान दीजिए भाई, पंक्ति समझ में आ रही कि नहीं? अर्थ समझ में आया? साहचर्य अन्वय किसको बोलेंगे? साध्य और साधन का, दो भाव पदार्थों का जो साहचर्य है उसको बोलेंगे क्या? अन्वय। और उन साध्य और साधन नहीं लेना भी, उसका दोनों का भी अभाव लेना है। तो उन अभावों का जो साहचर्य है, साथ साथ रहना, उसको बोलेंगे क्या? जैसे उदाहरण, पर्वतो वन्यमान धूमात, अनुमान है। क्या क्या बोलो? पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम, दृष्टांत आसन। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, नियम है कि नहीं? तो धूम साधन है, वन्य साध्य है, और दोनों भाव है, धूम और वन्य। तो जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है। ये क्या हुआ? साध्य साधन का साहचर्य हुआ, तो ये हुआ अन्वय। ये क्या हुआ? अन्वय हुआ। बराबर। इससे होने वाली जो व्याप्ति, वो बोलेंगे अन्वय व्याप्ति। लक्षण देने वाले आगे अन्वय व्याप्ति हुई। अब वो अन्वय व्याप्ति वाला भी हुआ कौन? धूम। बराबर। अब लिया व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है दोनों का अभाव, साध्य का अभाव, साधन का अभाव। साध्य कौन है? वन्य। हेतु कौन है? धूम। अब धूम वन्य नहीं लेना, वन्य का भी अभाव और धूम का भी अभाव लेना है। तो उन अभावों का साहचर्य, साथ साथ रहना, उसको बोलेंगे क्या? है क्या नहीं? देखो भाई, यत्र वन्नीर नास्ति, वन्नी नास्ति, नास्ति अभाव, मतलब जहां वन्नी का अभाव है, तत्र धूमोपि नास्ति, मतलब धूम का भी अभाव है। तो दोनों का साथ साथ रहना है कि नहीं? जहां जहां वन्नी का अभाव है वहां वहां धूम का भी क्या है? अभाव। तो साथ साथ रह रहे दोनों अभाव। उन दोनों अभावों का जो साहचर्य है, साथ साथ रहना है, उसको बोलेंगे क्या? व्यतिरेक। व्यतिरेक। और उसके निमित्त से होने वाली जो व्याप्ति है उसको बोलेंगे क्या? व्यतिरेक व्याप्ति। समझ में आया? ऐसा धूम हेतु ऐसा है कि अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है। मतलब अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत कौन? धूम। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत कौन? धूम। तो धूम कैसा हुआ फिर? अन्वय व्यतिरेक। इतनी बात समझ में आई ना? देखिए पंक्ति, साध्य साधनयो साहचर्यम अन्वयः, मिला? तद अभावयो साहचर्य। तद अभाव मतलब साध्य साधन का अभाव, उन अभावों का जो साहचर्य है उसका नाम है व्यतिरेक। फिर लक्षण बन गया, दिया है पुस्तक में, देखिए, तथा च अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थः। बोलो भाई। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी हो गया ना? पुस्तक में ये लिखा है, कॉपी में ये लिखा ना आपने? अन्वय प्रयोग किसका लक्षण लिखा है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु का। समझ में आया? मूल का ही लक्षण है, थोड़ा सा सविस्तर लिख दिया। तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थः। लग गया ना? चलिए भाई, अब थोड़ा सा पदकृत्य का विचार करेंगे। मूल का लक्षण बोलिए अन्वय व्यतिरेकी का। सरल सरल क्या अर्थ है? किस
इस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी बोलते हैं। जो हेतु अन्वय व्याप्ति वाला भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी हो उसको क्या बोलेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। इतनी बात समझ में आई? हेतु के कितने प्रकार है? ये अन्वय व्यतिरेकी हुआ। दूसरा है केवल अन्वयी। केवल अन्वयी किसको बोलते हैं? जो अन्वय वाला, हाँ, जो केवल अन्वय व्याप्ति वाला ही है, जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं रहती, उसको क्या बोलेंगे? केवल अन्वयी। उसी प्रकार केवल व्यतिरेकी हेतु किसको बोलेंगे? जो केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला ही हो, अन्य व्याप्ति वाला है कि नहीं, अन्वय व्याप्ति वाला नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति वाला ही है, उसको क्या बोलेंगे? केवल व्यतिरेकी। क्या बोलेंगे? केवल व्यतिरेकी। ध्यान दीजिए भाई, तीन हेतु है, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी को किसको बोलेंगे? अन्वय व्यतिरेकी जो बोलते जाओ, जो अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो उसको क्या बोलेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। क्या? केवल अन्वय किसको बोलेंगे? केवल अन्वय। जो केवल अन्वय अन्वय व्याप्ति वाला है उसको क्या बोलेंगे? केवल अन्वय। और केवल व्यतिरेकी किसको बोलेंगे? केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है उसको क्या बोलेंगे? केवल व्यतिरेकी। इतनी बात समझ में आई ना? मूल में अन्वय व्यतिरेकी का क्या लक्षण किया है? बोलो। बरोबर समझ लीजिए, उसमें से अन्वय ने ये पद निकाल दिया, मूल के लक्षण में से अन्वय ने ये पद निकाल दिया, तो लक्षण क्या बचेगा? व्याप्ति मत। इधर ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखो। अन्वय ने पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचा? बोलो। अर्थ क्या होगा? जो व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त हो उसको बोलेंगे क्या? अन्वय व्यतिरेकी। लक्षण किसका कर रहे हैं? अन्वय व्यतिरेकी का। फिर क्या होगा? इस लक्षण की कुछ बता सकते हैं? अतिव्याप्ति होगी। कहा? केवल व्यतिरेकी में। क्योंकि लक्षण क्या किया आपने अन्वय व्यतिरेकी का? व्यतिरेकेन व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो है, जैसा अन्वय व्यतिरेकी व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है वैसा केवल व्यतिरेकी वो भी कैसा होता है? व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है। लक्षण कर रहे किसका? अन्वय व्यतिरेकी का। जा कहा रहा है? केवल व्यतिरेकी में। तो क्या हो रही है? अतिव्याप्ति हो रही है। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अन्वयेन। अब अन्वयेन पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बनेगा? ये लक्षण हुआ अन्वय व्यतिरेकी का, है कि नहीं? अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? केवल व्यतिरेकी में क्या हो रही थी? अतिव्याप्ति। अब केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? वो केवल व्यतिरेकी व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं है क्या? है, लेकिन अन्वय व्याप्ति वाला हमको तो व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी चाहिए और अन्वय व्याप्ति वाला भी चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या? अन्वय व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी नहीं। कैसा है? केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है, अन्वय व्याप्ति वाला नहीं है। इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो केवल व्यतिरेकी लक्षण में, केवल व्यतिरेकी जो हेतु है उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? अन्वयेन व्याप्ति मत। बात समझ में आई? अन्वयेन व्याप्ति मत ये पद देने से क्या लाभ हुआ? केवल व्यतिरेकी में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो मूल का लक्षण बोलिए एक बार पुनः अन्वय व्यतिरेकी का। ठीक है, अन्वयन पद का पद प्रयोजन समझ में आया। अब एक थोड़ा सा और ज्यादा काम करेंगे। व्यतिरेकेन ये भी तृतीया है, व्यतिरेकेन भी पद आया है उसमें, पुस्तक में मत देखो। तो व्यतिरेकेन पद को हटा दिया, अन्वय व्यतिरेकी का जो लक्षण है उसमें से व्यतिरेकेन इस पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? अन्वयेन व्याप्ति मत। अन्वय व्यतिरेकी। क्या क्या बोलो? इसका लक्षण किया है अन्वय व्यतिरेकी का। क्या लक्षण किया है? अन्वयेन व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। इतना ही लक्षण किया है तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहा? केवल अन्वय।
का अतिव्याप्ति होगी केवल अन्वय में। क्यों? वो भी केवल अन्वय भी कैसा है? अन्वय व्याप्ति वाला है। तो लक्षण कर रहे किसका? अन्वय व्यतिरेकी का। लक्षण किसका कर रहे? अन्वय व्यतिरेकी का। जा कहाँ रहा है? केवल अन्वय में। तो क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? व्यतिरेकी न ये पद देने के बाद लक्षण क्या बना? समझ में आया? अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? केवल अन्वय में। अब केवल अन्वय में लक्षण जाएगा क्या? क्यों? वो केवल अन्वय व्याप्ति वाला नहीं है क्या? है, लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं। हाँ, व्यतिरेक व्याप्ति वाला वो नहीं है। और हमको कैसा चाहिए फिर? अन्वय व्याप्ति वाला भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी हो। केवल अन्वय कैसा है? फक्त केवल अन्वय व्याप्ति वाला ही है, व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं। इसलिए अब अतिव्याप्ति समझ में आया? तो लक्षण में व्यतिरेकेन ये पद देने से क्या लाभ हुआ? केवल अन्वय में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। केवल अन्वय हेतु में अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या किया? व्यतिरेकेन हे पद दिया। बराबर। अब व्यतिरेकेन हे पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बना? समझ में आया? अभी क्या क्या बोलो एक बार? बात समझ में आई? अब पुस्तक में देखो पद कृत्य में मिला। तथा च अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थ हुआ ना। आगे देखिए, केवल व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वये नैति। मिला कि नहीं? लक्षण में अन्वय व्यतिरेकी के लक्षण में अन्वय नए पद किस लिए दिया? केवल व्यतिरेकी ने अतिव्याप्ति वारणाय। केवल व्यतिरेकी जो है उसके ऊपर लक्षण जा रहा था, वो लक्षण न जावे इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अन्वय। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ आया? चलिए, केवल व्यतिरेकी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वय नैति हो गया ना। आगे चलिए, केवल अन्वयिनी व्यभिचार वारणाय। अब केवल अन्वयी में भी अतिव्याप्ति हो रही थी। कौन सा पद न देने से? व्यतिरेकेन, है कि नहीं? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? वही देखिए, केवल अन्वयिनी व्यभिचार वारणाय। व्यभिचार मतलब अतिव्याप्ति। वारणाय व्यतिरेकेन इति हो गया। आगे, तथा च अन्वय व्याप्ति उपदर्शिता एव। अब बोल रहे भाई अन्वय व्याप्ति पीछे हमने दिखाया है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं दिखाया। अब व्यतिरेक व्याप्ति हम दिखा दे रहे हैं, बता रहे हैं, कथन कर रहे हैं उसका। समझ में आया कि नहीं? तो अन्वय व्याप्ति ही उपदर्शिता पीछे दिखाई है। कहाँ दिखाई है? याद है? मूल में आया था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र गतिः साहचर्य नियमो व्याप्ति। क्या आया था? साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, ये तो व्याप्ति का अभिनय है। और लक्षण क्या है? साहचर्य नियम व्याप्ति। उसका भी विस्तार करते करते गए थे और अंतिम में लक्षण बनाया था। क्या लक्षण बनाया? साध्याभाववत् वृत्तित्वम्। क्या? साध्याभाववत् वृत्तित्वम्। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्। हाँ, साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्, ये लक्षण हुआ था। किसका? व्याप्ति का। ये है अन्वय व्याप्ति। ये क्या है जी? लिखिए कॉपी पर, व्याप्ति बीच में पद, लाइन के बीच में लिखना है, 2 भाग करना है उसके। व्याप्ति, उसके 2 प्रकार। 2 प्रकार कैसा करना है पता है? हाँ, नंबर 1 अन्वय व्याप्ति, और इधर दूसरे व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है? अन्वय व्याप्ति के पुनः 2 विभाग कीजिए। दो प्रकार,
एक में लिखिए सिद्धांत व्याप्ति, और इधर लिखिए पूर्व पक्ष व्याप्ति। ये अन्वय में दो भाग बनाए ना, उसमें एक भाग सिद्धांत व्याप्ति की और एक पूर्व पक्ष व्याप्ति हो गया। चलिए, पूर्व पक्ष जो व्याप्ति है ना, उसका लक्षण उसके नीचे लिख दीजिए, साध्या भाववद अवृत्तित्वम। साध्या भाववद अवृत्तित्वम, ये पूर्व पक्ष की व्याप्ति है अन्वय व्याप्ति। साध्या भाववद अवृत्तित्वम, ठीक है। और सिद्धांत व्याप्ति के नीचे उसका लक्षण लिख दीजिए, बताता हूं मैं, जगह नहीं हो तो नंबर डाल के नीचे लाइन लेकर बांध दिखाकर लिखा सकते लक्षण, जैसा भी हो। देखिए, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। साध्य सामानाधिकरण्यम, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम हुआ। और इधर जो व्यतिरिक्त व्याप्ति है ना, किधर 2 नंबर, हाँ, उसका भी लक्षण लिखिए, साध्याभाव व्यापकीभूत, साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम, ये कौन सी व्याप्ति हुई? व्यतिरिक्त व्याप्ति। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, धूम हेतु कैसा है जी? अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात उसमें धूम पर अन्वय व्याप्ति का जो लक्षण है उसका भी समन्वय होना चाहिए, और व्यतिरिक्त व्याप्ति का भी उसमें समन्वय होना चाहिए। अर्थात अन्वय व्याप्ति का लक्षण और व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण, दोनों भी लक्षण घटने चाहिए, किसमें? धूम में चले जाने चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे क्या? अन्वय व्यतिरेकी। ये बात समझ में आया? तो चलिए, तो घटाते हैं लक्षणों को। तो पहला लक्षण क्या है? नहीं, अन्वय व्याप्ति। उस अन्वय व्याप्ति में 2 विभाग किए हैं, सिद्धांत व्याप्ति, पूर्व पक्ष व्याप्ति। तो सिद्धांत व्याप्ति क्या है? व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य। स्थल है पर्वतो वन्यमान धूमात्, पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, उदाहरण मानस। इतनी बात समझ में आई? मानस क्या है? मानस रसोई घर। मानस का शब्दार्थ होता है रसोई घर। वहां पर होता है कि नहीं धूम अग्नि? धूम भी होता है और अग्नि भी होता है, नहीं होता है क्या? क्या जी? मानस में मानस, चत्वर, गोष्ठ सब उदाहरण है। चलो बोलो व्याप्ति, ये क्या सिद्धांत व्याप्ति बोलो? हो गया। हेतु कौन है? धूम। हेतु व्यापक साध्य, कौन साध्य? हेतु कौन? धूम। साध्य कौन? वन्य। हेतु जो धूम है उससे व्यापक साध्य वन्य है कि नहीं? है। हेतु व्यापक साध्य, साध्य कौन हुआ? वन्य। उसका सामानाधिकरण्य धूम्य है कि नहीं? एकाधिकरण वृत्ति तो धूम्य है कि नहीं? तो सिद्धांत व्याप्ति चली गई किसमें? धूम में। हो गया। अब अन्वय व्याप्ति का भी दूसरा एक प्रकार है, पूर्व पक्षी, उसको भी घटाएंगे। क्या लक्षण है बोलो? साध्य वन्नी, बराबर, साध्य वन्नी, साध्याभाव अन्याभाव, साध्याभाववद कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में वृत्ति नौकादि, अवृत्ति धूम, अवृत्तित्व धूम में।
लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं? हुआ। लक्षण गया कि नहीं? किसमें? धूम में। पुनः एक बार, साध्य वन्नी। साध्याभाव वन्याभाव। साध्याभाववत् वन्याभाववत्। कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में वृत्ति नौकादि, अवृत्ति धूम, अवृत्तित्व धूम में। तो लक्षण समन्वय हुआ। इसका मतलब अन्वय व्याप्ति चली गई किसमें? धूम। अब ले जानी है कौन सी? व्यतिरेक। व्यतिरेक व्याप्ति। बराबर। क्या लक्षण है व्यतिरेक व्याप्ति का? बोलो। साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। और एक बार, साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। व्यतिरेक व्याप्ति। बराबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। देखिए, हेतु कौन है? धूम। साध्य कौन है? वन्नी। हेतु धूम। साध्य वन्नी। बराबर है। हेतु का अभाव लिया, समझ लीजिए, हेतु का अभाव। और उधर भी लेना है साध्य का अभाव। है कि नहीं? हेतु कौन है? धूम। साध्य कौन है? वन्नी। वन्नी और धूम, इन दोनों में हेतु कौन है? धूम। वो व्याप्य है कि व्यापक है? व्याप्य। व्याप्य है। और वन्नी व्यापक। इसका मतलब साध्य क्या हुआ? व्यापक। व्यापक हुआ। साध्य क्या हुआ? व्यापक। व्यापक। और हेतु क्या हुआ? व्याप्य। इतनी बात समझ में आई ना? क्या क्या? साध्य। हेतु हुआ व्याप्य। व्याप्य और साध्य हुआ व्यापक। इतनी बात समझ में आई? जब उसका अभाव लेते हम लोग दोनों का, तो उल्टा हो जाता है। जो व्याप्य है वो व्यापक, और जो व्यापक है वो व्याप्य बन जाता है, उल्टा हो जाता है। बोलेंगे कैसा उल्टा होता है? समझ में नहीं आया भैया। अभाव का अभाव कैसे? आप एक काफी पर एक चौकोन निकालिए, मैं वो बताता हूं आपको। तुम्हाला जेवढा काढा जेवढा काढा एक वर्गाकार चतुर्भुज। चौकोन निकालिए, हाँ। 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का, जैसा भी निकालिए। कम से कम 2x2 का होना ही चाहिए। समझ में आया? अवश्य। उसके कोने में एक छोटा चौकोन निकालिए, कोने में, नीचे से कोई भी एक कोने में, किसी भी एक कोने में एक छोटा चौकोन। अवश्य। हाँ, उसके अंदर, पेट में, अंदर के शब्द का अर्थ है उसके अंदर होता है ना। निकाला? समझ में आया? उस छोटे चौकोन में लिखिए धूम। इसी में लिखना है? हाँ। या बाण लेके बाहर लिखना नहीं 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 नहीं, उसी में लिखना है। बहुत छोटा बना है क्या? नहीं, चल जाए, धूम पकड़ता है। लिखा? और वो बड़ा चौकोन है ना, हाँ। तो छोटा चौकोन को छोड़कर बड़े चौकोन में जो जगह बची है उसमें लिखिए वन्नी। आग लगा रही। लिखा? क्या लिखा? तो अब दोनों समझ में आया कि नहीं? धूम और वन्नी। धूम का क्षेत्र ज्यादा है या वन्नी का क्षेत्र ज्यादा है? वन्नी का क्षेत्र ज्यादा है। धूम का, इसका मतलब धूम क्या है? व्याप्य है। और वन्नी क्या है? व्यापक है। बात समझ में आई? धूम क्या है? व्याप्य। और वन्नी क्या है? व्यापक। बराबर। धूम कौन से चौकोन में रह रहा है? छोटे, क्योंकि वो व्याप्य कम जगह में रह रहा है। उसका अभाव कहाँ रहेगा? वो छोटे चौकोन में रहेगा या बचे हुए जगह में रहेगा? लिखिए उधर क्या? धूमाभाव। कहाँ लिखेंगे? बड़े में लिखेंगे। वन्नी के पास में, बड़े चौकोन में, छोटे चौकोन के बाहर धूमा भाव। धूमाभाव। बराबर। और जो धूम का छोटा चौकोन है वह वन्य है क्या? नहीं है। वन्य तो बाहर है ना। हाँ, छोटे चौकोन में वन्य है क्या? नहीं। फिर वह क्या है? वन्याभाव। वन्याभाव। लिखिए वहां वन्याभाव। कहाँ लिखेंगे? छोटे चौकोन में, धूम के पास वन्याभाव। क्या लिखा? वन्याभाव। बराबर। समझ में आया? क्या लिखा? वन्याभाव। अब बताइए, देखिए आप चौकोन को देखते रहिए। देखा? क्या देखा चौकोन को? धूम व्यापक है या व्याप्य है? व्याप्य। और वन्नी व्यापक। बराबर। वन्नी व्यापक। धूम व्याप्य। बराबर। धूम का अभाव व्यापक, वन्नी का अभाव व्याप्य। उल्टा हुआ कि नहीं? बोलो। समझ में आया कि नहीं? धूम का अभाव क्या हुआ? व्यापक। मतलब जो व्याप्य था उसका अभाव व्यापक बन गया।
और जो व्यापक था उसका अभाव व्याप्य हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण बोलो। व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। बराबर, क्या क्या? साध्य भाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। साध्य वन्नी। वन्नी, बोलते जाओ। साध्य वन्नी। साध्याभाव वन्याभाव। साध्याभाव वन्याभाव। उस वन्याभाव से व्यापक की भूत अभाव। कौन अभाव? धूमाभाव। बरोबर है कि नहीं? साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव। वन्याभाव, साध्याभाव व्यापक की भूत अभाव वन्याभाव। धूमाभाव। उस धूमाभाव का प्रतियोगी कौन? वन्याभाव। धूमाभाव का प्रतियोगी कौन है? धूम। धूम। घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। यस्याभाव स प्रतियोगी, भूल गए। पटाभाव प्रतियोगी, घट। पटाभाव प्रतियोगी घट। घट। जिसका भाव वो प्रतियोगी। सब बोलो फिर। साध्य वन्नी। साध्याभाव वन्याभाव। वन्याभाव, साध्याभाव व्यापक की भूत अभाव धूमाभाव। उस धूमाभाव का प्रतियोगी धूम। प्रतियोगित्व किसने गया? धूम में। लक्षण समन्वय हुआ है कि नहीं? इसका मतलब कौन सी व्याप्ति गई धूम में? व्यतिरिक्त व्याप्ति गई। तो धूम हेतु कैसा हुआ? अन्वय व्याप्ति वाला भी हुआ और व्यतिरिक्त व्याप्ति वाला भी हुआ। इसलिए धूम को क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरिक्ति। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? पंक्ति देखिए पदकृत्य में मिला, कहा तथा च अन्वय व्याप्ति उपदर्शिता एवं। अन्वय व्याप्ति तो दिखा दिया है पीछे, आप लोगों ने कॉपी पर भी लिखा है। साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्। अब व्यतिरिक्त व्याप्तिश्च, व्यतिरिक्त व्याप्ति दे रहे पदकृत्यकार। देखिए पंक्ति, साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम् इति, है कि नहीं? बोलो एक बार। साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। ये क्या है? क्या है? व्यतिरिक्त व्याप्ति है, वही लिखा है ना कॉपी पर। हाँ, तो बोलो एक बार पुनः। साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम्। हो गया। दोनों व्याप्ति समझ में आई आपको? अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति। और दोनों व्याप्ति वाला कौन हुआ? धूम। इसलिए धूम कैसा हुआ? अन्वय। इतने समझ में आया। और अन्वय किसको बोलते हैं? साध्य साधन का जो साहचर्य उसका नाम है अन्वय, और उनके अभाव का साहचर्य उसका नाम है व्यतिरिक्त। ये समझ में आया ना? उसको अब दे रहे, देखिए अब क्या है पुस्तक में पढ़ो। हाँ, तद उत्तम व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृगिष्यते। बोलो। व्याप्य व्यापक भावो हि भावयोर यादृगिष्यते। तयोरभावयोस् तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। तयोरभावयोस् तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। एक श्लोक हुआ आगे वाला। अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते। अन्वये साधनं व्याप्यं साधनं व्यापकमिष्यते। साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः। साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः। हो गया? अर्थ देखिए भाई, व्याप्य व्यापक भाव ही भावयोः यादृगिष्यते। भावयोः यादृग व्याप्य व्यापक भाव इष्यते। समझ में आ रहा है क्या? भावयोः मतलब दो भाव पदार्थों में यादृग जिस प्रकार का व्याप्य व्यापक भाव इष्यते, व्याप्य व्यापक भाव देखा जाता है। नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है क्या? भावयोः यादृग व्याप्य व्यापक भाव इष्यते मतलब भावयोः द्विवचन है। दो भाव पदार्थों में यादृग जिस प्रकार का व्याप्य व्यापक भाव इष्यते, व्याप्य व्यापक भाव देखा जाता है, जाना जाता है। लग गया? तो यो हो अभावयो हो। अब उनका अभाव लेंगे, भाव नहीं, उन भावों का क्या लेंगे अभी? अभावयो हो। तस्मात् विपरीतः प्रतीयते, उससे उल्टा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? व्याप्य का व्यापक और व्यापक का व्याप्य।
आकृति में बताया था ना, है कि नहीं? जैसे दो भाव पदार्थ धूम और वन्नी, दो भाव पदार्थ है वन्य और धूम। इनमें, इन दोनों में जिस प्रकार का व्याप्य भाव देखा है हम लोगों ने, अब दोनों का अभाव लेंगे, धूम का भी अभाव लेंगे, वन्य का भी अभाव लेंगे, तो तस्मात् विपरीतः प्रतीयते, तो उससे उल्टा हो जाता है। जैसे वन्य व्यापक था ना, तो उसका अभाव व्याप्य हो गया, उसका अभाव क्या हुआ? और धूम व्याप्य था ना, तो उसका अभाव व्यापक हो गया, तो उल्टा हुआ कि नहीं? तो वही लिखा है, तयो अभावयो तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। और आगे अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय मतलब अन्वय दिया है ना, हाँ क्या? साध्य साधन का साहचर्य, उनमें क्या होता है? अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय में हमेशा व्याप्य रहता है कौन? साधन। साधन मतलब हेतु, हेतु हमेशा क्या रहता है? व्याप्य। और साध्यम व्यापकम इष्यते, और साध्य हमेशा क्या होता है? व्यापक होता है अन्वय में। और व्यतिरिक्त में क्या होता है? फिर उसका उल्टा हो जाता है कि नहीं? अन्यथा लिखा है ना, साध्या भाव अन्यथा, अन्यथा मतलब व्यतिरिक्त में उल्टा उधर जाएंगे तो साध्या भाव व्याप्य, क्या लिखा है? अन्यथा साध्या भाव व्याप्य। जैसे वन्य का अभाव व्याप्य हुआ कि नहीं? हाँ, साध्या भाव व्याप्य, व्यापक साधनात्यय, अत्यय मतलब अभाव, साधन का अत्यय, साधन का अभाव क्या हो जाता है? व्यापक। समझ में आया कि नहीं श्लोक? भाव समझ में आया? चलो भाई, अन्वय में व्याप्य कौन होता है? धूम, बराबर है, मतलब साधन। अन्वय में व्याप्य कौन होता है? साधन। और व्यापक साध्य, बराबर। और व्यतिरिक्त में व्याप्य कौन होता है? साध्या भाव। और व्यापक कौन होता है? साधना भाव। धूमा भाव व्यापक हुआ कि नहीं? फिर क्या गड़बड़ नहीं उसमें? पुनः एक बार, अन्वय में ध्यान दीजिए, अन्वय में साध्य व्यापक, साधन व्याप्य। अब उसको दोनों का अभाव लेंगे, मतलब व्यतिरेक में, तो व्यतिरेक में व्याप्य कौन होगा? साध्या भाव। व्यापक का जो अभाव वो क्या हो जाएगा? व्याप्य। साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? व्याप्य। और साधन का अभाव व्यापक। बात समझ में आया? वही दिया है, और कुछ घबराने की बात नहीं है। इति लग रहा है पंक्ति? तो चलिए, धूम हेतु कैसा हुआ? फिर अन्वय व्यतिरेकी, व्याप्ति का समन्वय हुआ ना धूम पर, तो चलो ये हुआ अन्वय व्यतिरेकी। अब आगे समझा रहे हैं केवल अन्वय किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल में कह रहे, देखो, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यथा घटः अभिधेय प्रमेयत्वात्, अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च। देखो भाई, केवल अन्वय के लक्षण सरल है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम मतलब केवल अन्वय व्याप्ति से जो व्याप्त है, केवल अन्वय व्याप्ति वाला है, अर्थात व्यतिरिक्त व्याप्ति उसमें हो नहीं सकती, ऐसा जो हेतु उसको बोलेंगे क्या? सरल बात है, समझ में आया कि नहीं? यथा उदाहरण दिया उसके लिए, घटः अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, दृष्टांत है। पक्ष बोलो। सुनो, देखिए वहां पर, देखिए मूल में घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, बस इतना ही है, 4 शब्द। पर्वतः वन्यमान धूमात् महानस्व, जैसा वो है ना वैसा। पक्ष को नहीं बोलो? घट। साध्य अभिधेयत्व, क्या बोलेंगे? साध्य अभिधेयत्व। यदि साध्य पद के आगे वान या मान लगा नहीं है तो जोड़ना, और यदि मान या वान लगा हुआ है तो उसको हटाकर जो बचेगा वो साध्य। ध्यान दीजिए,
जैसे पर्वत वन्यमान, तो मान लगा कि नहीं, तो मान को हटाइए, क्या बचा वन्य, तो वन्य साध्य है। और कहीं पर वान मान लगा नहीं है तो वहां पर फिर साध्य पद के आगे क्या जोड़ना, त्व। ठीक है, यदि था के वान मान ताही छोड़ी साध्य जानी। क्या, यदि था के वान मान ताही छोड़ी, वान मान को छोड़कर जो बचेगा ताही छोड़ी साध्य जानी। नहीं था के वान मान त्व जोड़ी साध्य जानी। क्या, नहीं था के वान मान, यदि उसमें वान मान नहीं है तो त्व जोड़ी, तो जोड़ दीजिए और साध्य समझ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर घट अभिधेय, यहां पर वान या मान लगा है क्या? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ फिर? साध्य अभिधेयत्व। अभिधेयत्व क्या है? साध्य। हेतु क्या है बताओ? प्रमेयत्वात्। तो पंचमी अंत है, पंचमी विभक्ति को हटाएंगे तो क्या बचेगा? प्रमेयत्व। तो प्रमेयत्व क्या हुआ? हेतु। और उदाहरण पट उदाहरण है। उदाहरण क्या है? पट है। समझ में आया इतना? पक्ष घट, साध्य अभिधेयत्व है कि नहीं? साध्य क्या है? और हेतु प्रमेयत्व, दृष्टांत पट। इतनी बात समझ में आया है कि नहीं? अब अभिधेयत्व क्या है भाई? प्रमेयत्व क्या है समझना पड़ेगा पहले। लिखिए, अभिधेयत्वम बराबर अभिधेयत्वम बराबर अभिधेयत्व बराबर शब्द शक्यत्वम। ठीक है, और प्रमेयत्व इसका भी अर्थ लिखिए। प्रमेयत्व बराबर प्रमा विषयत्वम। प्रमा, ठीक है। अभिधेयत्व मतलब शब्द शक्यत्व, मतलब किसी न किसी पद का शक्य रहना, और हर एक चीज किसी न किसी पद का शक्यार्थ है। समझ में आया कि नहीं? जैसे पट, ये पद है, उस पद पर देखिए, ये पद है, समझ लीजिए वस्तु है, वो किस पद का शक्यार्थ है ना? तो अभिधेय है। मठ, ये मठ, मठ पद का शक्यार्थ है कि नहीं? तो अभिधेय है वो, है कि नहीं? मतलब क्या? शब्द शक्यत्व, शब्द की शक्यता, शक्ति वृत्ति जहां रहती है वो हुआ शक्यार्थ, उसको ही बोलेंगे अभिधेयत्व। समझ में आया? अभिधेयत्व नाम शब्द शक्यत्व। तो जगत में कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी पद का शक्यार्थ नहीं है? बताओ, ऐसी कोई चीज है? कोई भी नहीं है। हर एक वस्तु को कोई न कोई नाम तो नहीं है। मतलब हर एक वस्तु शब्द का शक्य है, अर्थात अभिधेयत्व सब जगह है। समझ में आया? और प्रमेयत्व मतलब प्रमा विषय, तो प्रमा मतलब ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। उस ज्ञान का विषय हर एक वस्तु है कि नहीं? भले हम लोगों के ज्ञान का विषय सब वस्तु नहीं है, किंतु ईश्वर का जो ज्ञान है उस ईश्वर ज्ञान का विषय सब वस्तु है कि नहीं? अर्थात प्रमेयत्व भी सब वस्तु में है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसमें प्रमेयत्व नहीं है? ऐसी कोई भी नहीं है। मतलब प्रमेयत्व और अभियत्व, अभिधेयत्व सब भी वस्तु में है। समझ में आया कि नहीं? फिर अन्वय व्याप्ति तो बन जाएगी। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य। जैसे यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ये तो बन जाएगा। पट यथा पट, मठ, प्रमेयत्व भी है, अभिधेयत्व भी है, अन्वय व्याप्ति तो बन रही है। लेकिन व्यतिरिक्त व्याप्ति बनेगी क्या? नहीं। व्यतिरिक्त व्याप्ति मतलब यत्र वन्निर नास्ति तत्र धूमेपि नास्ति। मतलब यत्र साध्याभावः तत्र हेत्वाभावः। साध्य कौन है? वन्नी। साध्याभाव, जहां वन्नी का अभाव है वहां धूम का अभाव बनता है कि नहीं? उस प्रकार यहां पर घट अभिधेय प्रमेयत्वात्, यहां पर साध्य कौन है? अभिधेयत्व। हेतु कौन है? प्रमेयत्व। साध्य साध्य अभिधेयत्व, साध्याभाव अभिधेयत्व।
हेतु प्रमेयत्व। हेतु अभाव प्रमेयत्व। अभाव। फिर अभाव को लेकर व्यतिरिक्त व्याप्ति बनती है कि नहीं देखेंगे। तो यत्र अभिधेयत्वाभाव तत्र प्रमेयत्वाभाव, यही तो बनाना पड़ेगा ना व्यतिरिक्त व्याप्ति। क्या जहां पर अभिधेयत्व का अभाव है वहां पर प्रमेयत्व का अभाव है। उदाहरण बताओ, कहा है अभिधेयत्व का अभाव? कोई मिलेगा अभिधेयत्व का अभाव? क्यों नहीं मिलेगा अभिधेयत्व का अभाव? सब जगह अभिधेयत्व ही है तो उसका अभाव कहां से मिलेगा? सब जगह प्रमेयत्व ही है तो उसका अभाव कहां से मिलेगा? तो अभिधेयत्व और प्रमेयत्व का अभाव नहीं मिल रहा है, इसका मतलब व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनेगी। क्या व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनी। और अन्वय व्याप्ति बन रही कि नहीं? बन रही। फिर यहाँ का जो हेतु है, कौन हेतु? अभिधेयत्व। हेतु प्रमेयत्व। प्रमेयत्व। अभिधेयत्व साध्य है, हेतु कौन है? प्रमेयत्व। तो प्रमेयत्व हेतु कैसा हुआ? फिर अन्वय व्याप्ति वाला हुआ या व्यतिरिक्त व्याप्ति वाला हुआ या दोनों व्याप्ति वाला हुआ? केवल अन्वय व्याप्ति वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? केवल अन्वय। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए मूल में, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी व। उदाहरण दिया, यथा घटः अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्। अत्र मतलब इस अनुमान में, मूल में पंक्ति इस अनुमान में प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः व्यतिरिक्त व्याप्ति नास्ति। बोलो, प्रमेयत्व और अभिधेयत्व इन दोनों की व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। क्यों? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात्, सभी वस्तु प्रमेय है और अभिधेय है। इसका मतलब प्रमेयत्व का और अभिधेयत्व का अभाव कहीं पर भी मिलेगा नहीं, अर्थात केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति बनेगी नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब केवल अन्वय व्याप्ति बन रही है, तो अन्वय व्याप्ति वाला ये हेतु हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? केवल अन्वय। समझ में आया? क्या लक्षण हुआ केवल अन्वय हेतु का? अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। बोलो, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी। हो गया ना? समझ में आई बात? कुछ पदकृत्य है कि इसके ऊपर है? चलिए, केवल अन्वय न लक्षणम आह अन्वयेति। केवल अन्वय का लक्षण कर दिया किस पंक्ति के द्वारा? हाँ, मूल में अन्वय मात्र व्याप्तिकम इस पंक्ति के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। अन्वयेन एव व्याप्ति यस्मिन् स तथा, स्पष्टीकरण कर दिया। अन्वय मात्र व्याप्ति का मतलब अन्वयेन एव व्याप्ति यस्मिन्, अन्वय के द्वारा ही, अन्वय से अन्वय ही व्याप्ति है जिसमें, उसको बोलेंगे क्या? केवल अन्वय। समझ में आया? अन्वयेन एव, हाँ क्या लिखा है? अन्वयेन एव व्याप्ति यस्मिन्। अन्वय मतलब साध्य साधन का साहचर्य, वही उसकी ही व्याप्ति है जिसमें, उसको बोलेंगे क्या? केवल। अन्वयेन एव व्याप्ति यस्मिन् सह तथा, लग गया ना? आगे, प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरिक्त व्याप्तिं निराकरोति अत्र इति। मूल में जो पंक्ति आई है ना, अत्र इत्यादि, कौन सी पंक्ति पढ़ो? हाँ, क्या क्या? व्यतिरिक्त व्याप्ति नास्ति। क्या बताया उस पंक्ति में? पदकृत्यकार कह रहे, प्रमेयत्वाभिधेय अभिधेयत्वयोः व्यतिरिक्त व्याप्ति निराकरोति। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं होती है, उसका निराकरण कर रहे। समझ में आया? अत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे चलिए, अभिधेयत्व साध्यक अनुमानी इत्यर्थ। अत्र पद आया ना, अत्र पद का अर्थ क्या है? उसका अत्र पद का अर्थ लिख रहे पदकृत्यकार। अत्र मतलब अभिधेयत्व साध्यक अनुमाने इत्यर्थ, मतलब अभिधेयत्व है साध्य जिस अनुमान में, उस अनुमान में व्यतिरिक्त व्याप्ति बनेगी नहीं। कौन सा अनुमान है वो? अनुमान क्या है वो? अनुमान क्या है वो? घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्। ये क्या है? क्या इस अनुमान को क्या बोलेंगे? अभिधेयत्व साध्यक अनुमान। बोलो, अभिधेयत्व साध्यक अनुमान। मतलब अभिधेयत्व है साध्य जिस अनुमान में, ऐसा ये अनुमान है। समझ में आया? जैसे वन्नी साध्यक अनुमान, कौन? बोलो, पर्वतः वन्यमान धूमात्।
इस अनुमान को क्या बोलेंगे? वन्य। वन्य साध्यक अनुमान, मतलब वन्य है साध्य जिस अनुमान में, उसको क्या बोलेंगे? वन्य साध्यक अनुमान, है कि नहीं? धूम हेतु का अनुमान कौन? धूम है हेतु जिसमें ऐसा अनुमान कौन? पर्वत वन्यमान। प्रमेयत्व हेतु का अनुमान कौन? अविधेय। ठीक है ना? तो चलिए फिर अत्र पद का अर्थ क्या लिख दिया? अविधेयत्व साध्यक अनुमान में, है कि नहीं? कौन संधि हुई है वहां पर बता सकते हैं क्या? कहाँ पे? अविधेयत्व साध्यक अनुमान, अनुमान इत्यर्थ वहां पर इत्यर्थ नहीं, ई और न के बीच में। हाँ, साध्यक अनुमान इत्यर्थ। इत्यर्थ में तो इक्वल वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, न और ई में। इसीलिए रोज रोज चिंतन करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अविधेयत्व साध्य। विचार करो ना अपना अपना। वहाँ पे यकार का नहीं, सप्तमी है वो, अनुमाने इत्यर्थः। अनुमान नहीं है, अनुमाने। अच्छा। हाँ, एचोयवायाव लोप शाकल्यस्य। एचोयवायाव ने क्या हुआ? एको अय, फिर लोप शाकल्यस्य। अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो लोपो वा अशी परे। समझ में आया? चलो फिर अच्छा है पढ़ने। आगे क्या है बोलो? खिड़की उड़ो भाई, बहुत अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है। उड़ा उड़ा पटकन। चलो, कुतः तन्निषेधः अतः तत्र हेतुम आह। मिला क्या पंक्ति? पदकृत्य में कुतः तन्निषेधः। चलो, कुतः तन्निषेध। तन्निषेध मतलब हाँ, क्या व्यतिरिक्त व्याप्ति का निषेध किया ना? तो व्यतिरिक्त व्याप्ति का निषेध क्यों किया, क्यों कर किया जा रहा है, वही लिख रहे। कुतः तन्निषेध अतः तत्र हेतुम, हेतु दिया मूल में। कौन पंक्ति के द्वारा? सर्वस्य। पंक्ति पढ़ो मूल की। सर्वस्य प्रमेयत्वात् अविधेयत्वात्। सभी वस्तु ये प्रमेय है और अविधेय है, इसलिए उनका अभाव मिलेगा ही नहीं, तो व्यतिरिक्त व्याप्ति बनेगी ही। वही मिला ना? तथा च पदकृत्य में तथा च सकल पदाविधेयत्वस्य, बरोबर? सकल पद का अभिधेय सभी वस्तुएं है, बराबर? सकल पदाविधेयत्वस्य ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य, है कि नहीं? ईश्वर का जो ज्ञान है उसका विषय सभी वस्तुएं है कि नहीं? है कि नहीं? ईश्वर प्रमा विषयत्वस्य च, आगे क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयित्वेन तद अभाव अप्रसिद्ध्या तद घटित व्यतिरिक्त व्याप्ति न संभवती एव इति भाव। समझ में आया? चलो, पुस्तक में कापी में लिखिए आप लोग। क्या बंद करे? कर ले, इतना पूरा कर लेते मेरा। क्या राहू द्या, उद्या करू चालेल? हाँ, यदि एक पंक्ति रह गई कल करेंगे उसको, लेकिन चिंतन करके आइए। क्या नहीं लिख लीजिए? इतना लिखो। क्या? चलो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम